तो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। इससे पहले हमने पढ़ लिया है गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल। तो गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है? पदों का योगफल होता है ए पुस्तक में r/n-1 बटा में r-1। और एक फार्मूला और पढ़े हैं हम लोग, यस बराबर ए, यही चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, 1 माइनस r/n बटा में 1 माइनस आर। ये फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, ये फार्मूला प्रयोग किया जाता है जब r बड़ा हो 1 से, r ग्रेटर देन 1। और ये फार्मूला का प्रयोग किया जाता है जब 1 बड़ा हो r से, 1 ग्रेटर देन r। अब देखिए, अगर हम r का मान बढ़ाते जाएंगे, इस केस में अगर हम r का मान बढ़ाते जाएंगे और तो घात बढ़ेगी तो r का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो अगर अनंत तक जाएगा, जब अनंत तक जाएगा तो r का मान क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अतः इस कंडीशन में हम अनंत पदों का योग नहीं ज्ञात कर सकते। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम अनंत पदों का योग ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में देखिए, दूसरे वाले केस में ये जब r का मान 1 से कम हो, हम मान लेते हैं कि 1/2 है, 1/2 हो गया, 1 से कम है। अगर यहाँ n का मान बढ़ेगा, जब n का मान बढ़ेगा तो r का मान क्या होगा, r का मान कम होगा। जैसे देखिए, इस पर 1 घात है तो इसका मान 1/2 हो गया। अगर इसी पर 1/2 पर अगर हमने 2 घात कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1/4। अगर 1/2 पर अगर हमने 3 घात कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1/8। देखिए क्या रहा है, 1/2 था, फिर 1/4 हो गया, फिर 1/8 हो गया। अगर इसी प्रकार अगर यह जो पदों की संख्या जो अनंत तक जाएगी तो ये मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, नागड़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब r/n का मान क्या हो जाएगा, इसका मान नागड़े हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। जब n का मान अगर अनंत की ओर अग्रसर होगा तो r/n का मान जो होगा वह क्या होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। क्या होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। जब ये बहुत बड़ा मान हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा अर्थात कि 0 के करीब हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 के करीब हो जाएगा। तो बचेगा क्या इस फार्मूले में, तो यस बराबर ए, इसका तो मान 0 के बराबर हो गया, इसको 0 ही रख लेते हैं, 1 यही रह जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, 1 माइनस आर। यही हमें हमारा क्या होता है, अनंत पदों का योगफल होता है। तो यहाँ एक कंडीशन लिखेंगे हमेशा कि यह फार्मूला कब प्रयोग होगा, जब r 1 से छोटा हो। जब r 1 से छोटा होगा तभी इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, अन्यथा अगर जब r बड़ा होगा और अनंत पदों तक जाएगा तो उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया होगा। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, गुणोत्तर श्रेणी
दिया है 16, 8, 4, 2 डॉट डॉट, ये क्या है? अनंत का चिन्ह है। गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ए दिया है, कितना दिया है? 16 दिया है। आर ज्ञात करते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? द्वितीय पद बटा में प्रथम पद, क्या हो गया? 1/2। 1/2 क्या है? 1 से छोटा है, अतः अनंत पदों का योगफल ज्ञात हो सकता है। तो हम अनंत पदों का योगफल जानते हैं क्या होता है। इस फार्मूले में समझने के लिए यहाँ इन्फिनिटी लगा दे, अनंत पदों का योगफल है। ठीक है, जैसे यहाँ अनंत पदों का योगफल हो गया ए बटा में 1 माइनस आर होता है। अब देखिए ए का मान कितना है? यहाँ ए का मान हो गया 16 बटे में 1 माइनस 1/2। अब देखिए 1 में से आधा निकल जाएगा, क्या बचेगा? आधा बचेगा। 16 1/2, ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 16 गुणे 2 बराबर ये क्या हो जाएगा? 32। आंसर कितना आ गया? 32। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीपी 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 प्लस डॉट 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 का अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम फार्मूला क्या प्रयोग हुआ? अनंत पदों का योग। फार्मूला क्या है? ए बटा में 1 माइनस आर। अब देखिए ए कितना है? यहाँ ए देख रहे हैं कि 1 है। आर निकाल लेंगे। ए हमने देख लिया ए क्या है? 1 है। आर कितना है? निकाल लीजिए। 1/3 में भाग देना 1 का, तो 1/3 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ योगफल रख दीजिए। तो यहाँ देखिए 1/3 क्या है? 1 से छोटा है। अनंत पदों का योगफल ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात करिए। 1 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस ये क्या है? 1/3। अब 3 कम 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/3 हो जाएगा। यहाँ देखिए हो जाएगा 1/3 कम 3 माइनस 1/3। अब इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2/3। तो ये 3 क्या जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2। यही हमारा आंसर हो गया। क्या विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गुणोत्तर श्रेणी 2/3 प्लस 4/9 प्लस 8/27 प्लस डॉट डॉट का अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ ए कितना दिया है? ए कहेंगे 2/3। आर कितना है? आर निकाल लीजिए। द्वितीय पद 4/9 बटे में प्रथम पद 2/3। इसका इसमें बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा किया जाता है। ये क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3 बटे में कितना हो जाएगा? 9 गुणे 2। ये 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, अर्थात 2/3। 2/3 क्या है? 1 से छोटा है, अतः अनंत पदों का योग ज्ञात किया जा सकता है। आइए ज्ञात करते हैं। अनंत पदों का ये क्या हो गया? योगफल हो गया ए बटा में क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर। ये कितना हो गया? 2/3 हो गया। ये आर क्या हो गया? 1 माइनस 2/3। 3 कम 3, 3 में से अगर 2 घटेगा क्या? 1/3 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट करते हैं।
ये तो 2/3 हो गया, बटा 3 एकम 3, 3 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा 1, 1/3, फिर वही ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 बटे में 3 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा। अतः विकल्प नंबर क्या 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 0.3 पर बार को साधारण भिन्न में बदलिए। एक तो तरीका है भिन्न वाले रूल से कर सकते हैं, और एक तरीका है गुणोत्तर श्रेणी से कर सकते हैं। इसका बार का मतलब होता है 3 3 3 3 3, ये क्या कितने तक, अनंत तक, ये अनंत तक आता रहेगा। ठीक है, इसे लिख सकते हैं ये 3 पर 100 घात लिख सकते हैं ना, इसे 100 लिख तक सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 3 बटा में, या एक लाइन और हम कर लेते हैं, इसे लिख दीजिए 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 प्लस डॉट डॉट, ये कितना तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3/10, इसे क्या लिख सकते हैं 3/100, इसे क्या लिख सकते हैं 3/1000, इसे क्या लिख सकते हैं 3/10,000 प्लस डॉट डॉट, ये कितना तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा 3/10 प्लस, ये क्या लिख सकते हैं 3/10 का स्क्वायर प्लस, ये क्या लिख सकते हैं 3/10 पर 3 घात, ये क्या लिख सकते हैं 3 पर 10 पर 4 घात, ये कितना तक जाएगा, ये जा रहा है अनंत तक। इतनी समझ में आ गई। अब देखिए ये दिख रहा है कि ये अनंत पद तक है। अब देखते हैं इसमें प्रथम पद क्या हो गया, तो हो गया 3/10, ये हो गया तो आपका 3/10, आर निकाल लेते हैं। आर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा द्वितीय पद बटे में प्रथम पद, 3/100 बटा में 3/10, वाय पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा, 3 गुणे 10 बटे में क्या हो जाएगा 3 गुणे 100, 3 से 3 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 1/10, 1/10 1 से छोटा है, अतः अनंत पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं हम। अनंत पदों का योगफल क्या होता है a बटा में 1 - r। अब देखिए a का मान कितना है 3/10 है, 1, ये क्या होगा 1/10, इसे सॉल्व करेंगे, ये तो 3/10 रहेगा ही, 10 एकम 10, 10 में से 1 जाएगा कि क्या होगा 9/10 हो जाएगा। फिर वाय पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुणे 10 बटा में 9 गुणे 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/3, ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 25 पर घात क्या है 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट 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 कितने तक है, अनंत तक है। तो हम पहले 25 को छोड़ देते हैं, पहले हम किस पर ध्यान देते हैं, पहले घात पर हम ध्यान देते हैं। तो घात क्या है 1/3 है प्लस 1/9 है प्लस 1/27 है प्लस डॉट डॉट कितना तक है, तो ये है अनंत तक। अब देखिए यहाँ ए क्या हो गया, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/3। अब आर निकालते हैं तो आर बराबर क्या हो जाए 1/9 द्वितीय पद बटा में प्रथम पद, तीन हो गया, ये क्या हो गया 9 हो गया, 1/3, 1/3 आ गया तो ये एक से क्या है छोटा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये अनंत पदों का गुणनफल ज्ञात हम कर सकते हैं। उससे भी पहले अगर हम देखें कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं, देखिए 3 तिली के 9 नतली 27 3 गुना होता जा रहा है, 1/3 गुना होता जा रहा है ना, इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी में है। अब प्रथम पद ए निकाल लिए, आर हमने निकाल लिया 1/3 और 1/3 जो एक से क्या है छोटा है, तो हम अनंत पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अनंत पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा 1/1 माइनस आर। यहाँ ए क्या है, ए कितना है, कहेंगे कि 1/3 है। आर क्या है 1/3 है, 1 माइनस 1/3। अब देखिए 1/3 तो रहेगा ही। अब 3 कम 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/3। वाय पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा, अब करेंगे ये क्या होगा 3/2 × 3। अब ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या 1/2। 1/2 क्या आया है, ये आया है हमारा जो घात है, ये घाती को तो निकाले हैं, तो इसका मान कितना आ गया, तो 1/2 आ गया। अब घात लगा देते हैं 25 पर 1/2, 1/2 घात का मतलब क्या होता है वर्गमूल होता है। तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल आता है 5, अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपके सामने है कि एक गेंद को 50 मीटर ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंकी जाती है। गेंद प्रत्येक बार 4/5 गुना पिछले उछाल के बराबर की तुलना में उछलती है। तो गेंद रुकने तक कुल कितनी दूरी तय करेगी। अब एक गेंद को जब नीचे जमीन पर फेंकी जाती है तो ये आता है, ये जमीन अगर ये मान लेते हैं कि ये जमीन का सतह है तो इस पर एक बार टकराता है और टकराने के बाद यह क्या करता है फिर उछलता है कुछ दूरी तक, कुछ दूरी तक उछलता है, फिर क्या होता है फिर ये नीचे आता है, फिर क्या होता है ये फिर नीचे आता है, फिर क्या आता है फिर नीचे आता है, फिर उससे कम दूरी तक क्या होता है फिर उछलता है। यह प्रक्रिया क्या करती है, यह प्रक्रिया सतत क्या है चलती रहती है। कब तक चलती रहती है, जब तक कि ये विराम में ना आ जाए। और ये विराम में कब तक आती है, तो माना जाता है कि इसको विराम में आने में क्या
ये विराम में कब तक आती है? हम लोग मानते हैं कि ये विराम अनंत समय में आती है। कितना समय लगती है? तो यह विराम में आने में इसको अनंत समय लगता है। ठीक है, अब देखिए जब ये गेंद इस पॉइंट से उछाला जाता है, जब नीचे फेंका जाता है, ये आता है और फिर क्या होता है, ये कुछ दूरी तक क्या होता है, फिर उछलता है। तो यह पूरी क्या होती है, एक प्रक्रिया हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्या हो गई, एक पूरी प्रक्रिया हो गई। फिर इस पॉइंट पर गेंद आता है, फिर ये नीचे आता है और फिर ये उछलकर इतना जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा द्वितीय प्रक्रिया हो गई। फिर ये गेंद यहाँ आया और फिर ये फेंका गया, फिर नीचे आया और फिर कुछ ऊंचाई तक गया। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी तीसरी प्रक्रिया हो गई। या इसी तरह ये कितने तक जाता है, ये अनंत तक जाता है। ये क्या माना जाता है कि वो विराम में कब तक आती है, तो अनंत पर ये क्या आता है, वो विराम अवस्था में आ जाती है। अनंत में क्या होती है, वो विराम अवस्था में आ जाती है अनंत पे। तो अब देखिए ये प्रक्रिया में कितना लगा, तो कह रहा है कि 500 मीटर से फेंका जा रहा है। ये यहां से फेंका जाता है, इस पॉइंट से फेंका जाता है, तो ये दूरी कितनी होती है, ये 500 मीटर होती है। अब क्या करता है, जब ये जमीन पर टकराती है तो इसका गति क्या होता है, कुछ कम हो जाती है। इसकी गति क्या होती है, कुछ कम हो जाती है। अब इतना कम होता है तो कह रहा है कि प्रत्येक बार 4/5 गुना पिछले उछाल से। तो इस मतलब 500 ये कर रहा था, इससे 4 बटा कम हो गया। कितना कम हो गया, 4/5 कम हो गया। तो 4/5 इसका निकाल दीजिए 500 का। तो 500 का 4/5 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जो दूरी होगी, ये वाली दूरी होगी, ये कितना आएगा जाएगा, ये आ जाएगा 400। क्योंकि 500 का हम निकालेंगे 4/5 तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये हो गया 400। तो ये टोटल प्रक्रिया में कितना दूरी तय किया, तो 500 ये किया, 400 ये किया, तो टोटल कितना किया, तो आप कहेंगे कि ये टोटल दूरी कर लिया 900। फिर अब इस पॉइंट पर आ गया, तो फिर नीचे यहाँ से फेंका जाएगा, तो यहीं से आया था ना, ये तो दूरी होगी आपकी 400। फिर कितना है ये, 4/5। 400 का 4/5 निकालिए, ये क्या हो गया, 320। मतलब ये दूरी 300, ये दूरी 400, ये 320। ये प्रक्रिया में कितना लग गया, ये लग गया आपका 720। ये इसी पर का ये कितना तक जाएगा, तो ये अनंत तक जाएगा। कितना तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा। तो यहां देखिए ये प्रथम पद हो गया। यहाँ दे रहा है कि 4/5 कम हो रहा है, 4/5 कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमें ज्ञात हो गया क्या, ये तो हमें ज्ञात हो गया, ये है आपका 900, आर हो गया 4/5, एक से कम है, इसका मतलब ज्ञात किया जा सकता है। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका ए बटा में 1 माइनस आर। ये कितना हो गया, 900 हो गया, बटा में ये क्या हो गया, 1 माइनस 4/5। ये सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा 900, ये 5 एकम 5, 5 में से 4 घटेगा 1, 1/5। ये क्या होगा, 5 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 900 गुणे 5 बराबर ये क्या हो जाएगा 4500 मीटर। कितना हो जाएगा 4500 मीटर। अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट।
आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई से फेंकी जाती है तो उसको माना जाता है कि वह वस्तु क्या होगी, अनंत अनंत टाइम में जाकर क्या होगी, विरामावस्था में आएगी। अनंत पर विरामावस्था में आएगी। अनंत पदों का योग हम जैसे कि 900 हो गया या 720, इसी तरह ये क्या कम होते 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 इस कितना लग जाएगा, अनंत तक लग जाएगा। तो अनंत पदों का योग हम जानते हैं कितना होता है, ए बटा में 1 - आर। यह फार्मूला कब प्रयोग होता है, जब आर का मान 1 से कम हो। तो 4/5 1 से कम है, ये फार्मूला हमने प्रयोग कर दिया। ये कितना आ गया हमारा 4500 मीटर पर। ये जाकर क्या होगा, विरामावस्था में आ जाएगा। विरामावस्था में आ जाएगा, तब तक ये दूरी कितना तय कर लिया होगा, तो ये 4500 दूरी तय कर लेगा टोटल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही है, एक गेंद को 600 मीटर ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंका जाता है तो गेंद प्रत्येक बार 2/3 गुना पिछले उछाल के बराबर की तुलना में उछलती है, तो गेंद रुकने तक कुल कितनी दूरी तय करेगी। अब हम निकाल लेते हैं। यह हमारी धरती है, यहीं से गेंद फेंकी जाती है नीचे, फिर ये उछल कर कहाँ तक जाती है, तो मान लेते हैं कि ये उछल कर इतना तक जाती है। कितना, ये पिछले का कितना जाती है, 2/3। पिछला है कितना, पिछला है 600, 600 का 2/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। फिर ये 400 से फिर फेंका जाता है, तो ये कितनी दूरी तय करेगा, तो फिर ये 400 दूरी तय करेगा, और फिर ये उछलेगा कितना, इसी का कितना 2/3, इसी का 2/3 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 800/3, कितना हो जाएगा 800/3। अब देखिए ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक ये विराम अवस्था में आ जाए। और ये विराम अवस्था में कब आएगी, तो ये विराम अवस्था हम क्या मानते हैं कि ये अनंत पर क्या हो जाएगा, ये विराम अवस्था में आ जाएगा। ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, ये अनंत तक चलती रहेगी। अनंत पर ही आकर मानते हैं कि क्या हो जाएगी, विश्राम हो जाएगी। जब अनंत पर आएगी तो अनंत तक तो हमें जोड़ना पड़ेगा ही। आइए, तो हमें जब जानना है कि ये जब अनंत पर आकर ही विश्राम होगी, तो इसका मतलब हमें इतना प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। ये 600 एक प्रक्रिया ही निकाल लेते हैं कि एक प्रक्रिया में वो टोटल कितनी दूरी तय करेगी, वही हमारा ए हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया में एक बार फेंका जाता है, ये कितना उछलता है 400, तो ये टोटल प्रक्रिया कितना हो गया 600, ये 400, ये टोटल हो गया क्या 1000। टोटल कितना हो गया 1000 हो गया। तो हमारा ए क्या ज्ञात हो गया 1000। और यहाँ जो 2/3 है, 2/3 यही हमारा क्या आ गया आर हो गया 2/3। आर कितना है, हमेशा 2/3 कम हो रहा है, तो इसका मतलब 2/3 ही हमारा क्या हो गया आर हो गया। अब अनंत पद तक जा रहा है तो अनंत पदों का योगफल जानते हैं, हमसे बस ए से मतलब है और आर से मतलब है, तो हमने ए निकाल लिया। आर तो ये 2/3 दिया ही है, इसका मतलब हमें बाकी फंक्शन ज्ञात करना नहीं है कि दूसरा पद तृतीय पद चतुर्थ पद कितना होगा। बस हमें ए से मतलब है और आर से मतलब है, दोनों हमारे पास है। अनंत पदों का योगफल क्या होता है, ये होता है 1/1 - आर। अब देखिए ए कितना हो गया 1000 हो गया, बटा में 1 - 2/3, 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 1। 1000 हो गया,
3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 1/3, ये 3 क्या होगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 3000 मीटर। तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया होगा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का कुल क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो और प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है अपना वर्ग। तो क्या कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं 16, ये भी 16 है, क्या है ये भी 16 है और ये भी 16 है। कह रहा है कि वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु, यही भुजा है, इसी का मध्य बिंदु मान लेते हैं ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये और चौथे भुजा का ये। अब फिर इनको मिलाकर एक क्या बनाया जाता है? एक वर्ग बनाया जाता है। फिर क्या किया जाता है? फिर ये जो अंदर वर्ग बन रहा है इसके मध्य बिंदु को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है। फिर इसके मध्य बिंदु को मिलाकर बनाया जाता है। और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? यह प्रक्रिया अनंत तक चलती रहती है। कितने तक चलती रहती है? अनंत तक चलती रहती है। अब देखिए, पहले तो हम निकाल लेते हैं बड़े वाले का क्षेत्रफल। हम क्या करते हैं? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, हम मान लेते हैं ए बी सी और डी। और इसके बाद ये जो इससे छोटा है इसका निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ई एफ जी और ये एच। तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल किसका? ए बी सी और डी का। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है? भुजा वर्ग। तो 16 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 16 का वर्ग होता है 256। अब देखिए यहाँ ये क्या है? ये तो समकोण है। इसका मतलब कि ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दूरी 16 है। तो इसका मध्य ये भुजा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि ये तो हमारा 8 हो जाएगा। ये टोटल का टोटल 16 है, तो इसका मतलब कि ये भुजा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8। अब देखिए, आप समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे। ये देखिए ये क्या बन रहा है? ए एफ ई समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दिया है 8 8 सेंटीमीटर। 90 अंश के सामने का भुजा क्या होता है? इसके कहते हैं कर्ण। आप पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहां से हम कर्ण निकाल लेते हैं। जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण क्या है? यहाँ कहेंगे कि ई एफ कर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि ये 90 अंश के सामने की भुजा को ही कर्ण कहते हैं। ई एफ का वर्ग बराबर ये आधार कितना हो गया? 8 का वर्ग
64। ये क्या हो जाएगा, ये भी 8 है तो ये भी हो जाएगा 64। 128। ईएफ निकाल लेंगे, ईएफ बराबर इधर वर्ग है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 64 गुणे 2। 64 तो निकल जाएगा, 64 का अंडर रूट तो निकल जाएगा। 64 का अंडर रूट निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 करने में 2। इसका मतलब ये जो भुजा है कौन, फिर जो जो वर्ग बन रहा है ई एफ जी एच जो बन रहा है, उसका एक भुजा हमने ज्ञात कर लिया, क्या, 8 करने में 2। 8 करने में 2, तो इसका मतलब ये भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर ही होती है, तो ये भी क्या होगा, 8 करने में 2। ये भी क्या होगा, 8 करने में 2। ये भी क्या होगा, 8 करने में 2। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, निकालेंगे ई एफ जी एच का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 करने में 2 का होल वर्ग, भुजा वर्ग होता है। ये करेंगे, ये 64 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 128। कितना हो गया, 128। अब देखते हैं एक त्रिभुज, एक एक वर्ग बड़ा वाला वर्ग का तो निकल गया 256, उससे छोटे वाले का निकल गया 128। यह इसी प्रकार कितना तक जाएगा, ये कितना तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और पूछ क्या रहा है कि सभी जो वर्ग हैं, तो इस प्रकार के बने सभी वर्ग हैं, उनका कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है। हमने एक का क्षेत्रफल, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया इतना, प्लस उसके बाद 128 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसका मतलब प्रथम पद हमारा क्या हो गया, तो हम कहेंगे प्रथम पद तो हमारा 256 हो गया। अब आर ज्ञात करते हैं, आर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 128 बटा में 256, 256, तो ये कितना हो जाएगा, एक बटा दो। एक बटा दो क्या है, एक बटा दो क्या है, एक से छोटा है। अनंत पदों का योग हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अनंत पदों का योग ज्ञात करिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर। ए कितना है, ए 256 है, 1 माइनस 1 बटा 2, एक में से एक निकलेगा क्या होगा, आधा ही होगा। तो 256 बटा में 1 बटा में 2, ये 2 ऊपर जाएगा, 256 गुणे क्या हो जाएगा, 2। मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, 5 दूना के 10, 1 11, दूना 4 1 5, 500 क्या आ जाएगा, 512। इसमें ये माप था मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मीटर हो जाएगा। इसका मतलब विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ एक प्रमेय जान लेते हैं, छोटा सा प्रमेय है। किसी प्रमेय यही होता है कि यदि किसी वर्ग के, यदि
यह वर्ग है। अगर वर्ग के मध्य बिंदु से मिलाकर मध्य बिंदु को मिलाकर अगर वर्ग बनाया जाता है तो वह वास्तविक वर्ग का क्या होता है? आधा होता है। वास्तविक वर्ग का क्या होता है? आधा होता है। अर्थात मान लेते हैं कि ए बी सी और ये डी है। मान लेते हैं ई एफ जी एच ये मध्य बिंदु है, इससे मिलाकर एक वर्ग बनाया जा रहा है। तो क्षेत्रफल ई एफ जी एच बराबर 1/2 क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। जब भी मध्य बिंदु को मिलाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यदि हम यह प्रमेय जानते रहेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? और आसानी हो जाएगा। तो इसका मतलब आधा होता जाएगा, तो आधा आधा निकल गया। ये क्या होगा? ये जो क्षेत्रफल होगा ये पूरे का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। फिर अगर यहाँ मध्य बिंदु को मिलाकर बनाया जा रहा है, ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? इस वाले क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब आर तो हमें ज्ञात हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? आधा, मतलब 1/2 हो जाएगा। एक का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा ए निकल जाएगा। तो यहाँ ए निकाल लेते तो कितना आया था? 256 आया था। बस ये कितना तक जा रहा है? ये कितना तक जा रहा है? ये जा रहा है अनंत तक। ये आगे इसी तरह क्या हो रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो अनंत तक जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अनंत पदों का योग हो जाएगा। तो अनंत पदों का योग करेंगे तो ए तो हमें पता ही हो गया, 1 - आर। आर चाहिए तो आर भी पता हो गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा के जो निकाल रहे थे वो हमें क्या होगा? वो हमारा टाइम बच जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दिया है कि संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6, 8 और 10 मीटर हैं। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाता है तथा यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जाती है। तो इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? कुल क्षेत्रफल। मतलब जितने त्रिभुज बन रहे हैं, अनंत तक त्रिभुज बनते जा रहे हैं, तो सभी का क्या निकालना है? सभी का क्षेत्रफल निकालकर हमें योग करना है। मतलब टोटल कितना क्षेत्रफल होगा। यहां देखिए ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। पहले हम समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज ए बी और ये क्या है? सी है। ये हमारा 90 अंश का कोण है। इसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, जो सबसे बड़ी होती है। यही हमारा क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। ये मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर भुजा है और ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर भुजा है। ठीक है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये सूत्र है किसका? क्षेत्रफल का। किसका? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये तो हमने क्षेत्रफल जान लिया। 1/2 आधार और ऊंचाई से मतलब है, कर्ण से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कह क्या रहा है? कह रहा है कि इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर, मध्य बिंदु को मिला लीजिए। इसका मध्य बिंदु ये है, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु ये है, और ये बिंदु को हम मान लेते हैं डी, इस बिंदु को मान लेते हैं ई, और इस बिंदु को मान लेते हैं क्या?
एफ, इनसे इनको मिला देते हैं। मिला देते हैं। इस प्रकार ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अब देखिए ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये 3 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये मध्य बिंदु है तो ये 4 होगा। ये समकोण त्रिभुज है तो हम कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है कर्णी में आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। यहाँ आधार कितना है, आधार मान लेते हैं, आधार तो दिया है, ये 4 हो गया, 4 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 16 प्लस लंब कितना है 3, 3 का वर्ग 9, बोलो 9 25, ये कितना हो गया हमारा 5। इसका मतलब कि ये भुजा हमारा 5 हो गया। उसी प्रकार ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो हाफ है तो 5 हो ही गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, अगर पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा कि अगर एक भुजा 5 है, कर्ण 5 है और इसमें से कोई भी भुजा 3 है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ 3 है, ये 5 है तो इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ देखिए ये क्या है, ये हाफ करेंगे तो ये 5 आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो आधा करेंगे तो ये 4 दिया ही है, तो ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये भी कोण क्या होगा, ये कोण जो होगा हमारा समकोण होगा। क्यों होगा, ये 4 3 5, तो ये हमारा किसका काम करेगा, ये हमारा कर्ण का काम करेगा, कर्ण का काम। इसका मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, ये हमने निकाला 1/2, आधार कितना है, आधार इसका पूरा ये पूरा 6 है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 8 है, ये हो गया हमारा 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब छोटे वाला त्रिभुज का निकाल लेते हैं, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार 3, ये 4, 3 दूना के कितना हो गया 6। इसका मतलब ये क्या हो गया, पहले क्षेत्रफल 24 हो गया, फिर उसके बाद क्षेत्रफल क्या आ गया 6 आ गया, फिर प्लस डॉट 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 ये कितना आता रहेगा, ये तो जाएगा अनंत तक, ये कितना जाएगा, ये जाएगा अनंत तक। जब अनंत तक जाएगा तो यहाँ क्या निकालना है हमें, एक ज्ञात हो गया, एक कितना हो गया 24, हमें निकालना है आर, आर निकालेंगे तो क्या होगा 6/24, चौके 24, ये 4 हो गया, 1/4 हो गया। अब फॉर्मूला पर रख लेते हैं, योग का फॉर्मूला क्या है, योग का फॉर्मूला है आपका, अनंत पदों के योग का फॉर्मूला है
ए बटा में 1 माइनस आर। इसमें ए क्या है, हो गया 24, एक ये हो गया 1/4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24/3/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 गुने 4/3, ये 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32। 32 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा रूल। अब यहाँ एक परिमेय है, उस परिमेय को ध्यान देंगे आप लोग। परिमेय है यदि यदि त्रिभुज के यदि त्रिभुज के मध्य बिंदु को यदि त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो जो त्रिभुज बनता है वह बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। अर्थात मान लेते हैं ये ए बी सी है, यहाँ डी ई एफ है। अगर ये मध्य बिंदु से मिलाकर बनाया गया है तो ये होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सॉरी यहाँ पहले इसको लिख देते हैं, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बड़े का क्या होता है, चौथाई होता है। त्रिभुज 1/4 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या होता है, ये परिमेय होता है। और एक परिमेय होता है कि यदि किसी भी त्रिभुज के शेष भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये तीसरी की आधी और क्या होती है, समानांतर होती है। इसका मतलब कि ये जो रेखा है इसी का आधा ये रेखा होती है। अगर ये मध्य बिंदु को मिलाया गया है तो ये क्या होती है, इसकी आधी होती है। बीसी बीसी का आधा डीएफ होगा, है समझ में। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं ए बी भुजा है, ए बी भुजा के अलावा ये क्या, ये दो शेष भुजाएं हैं, इनका मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है। इस प्रकार ये जो होगा यह ए बी का क्या होगा, आधा होगा। उसी प्रकार अगर ये भुजा है और ये शेष भुजाएं, यही दोनों शेष भुजाएं हैं, ए बी और बी सी ये शेष भुजाएं हैं, इनके अगर मध्य बिंदु को मिलाया जाएगा ये ए बी का ए सी का क्या होंगे, आधा होंगे, ऐसे समझ में। तो अगर मध्य बिंदु से अगर मिलाया जाएगा तो जो भी फल होगा वह क्या होगा, 1/4 होगा। अब देखिए अगर अगर हमें परिमेय जानते हैं तब ये कितना आसानी से सॉल्व होगा। बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो कितना आया था, तो हमने निकाला था तो आया था हमारा 24 आया था। इसका मतलब कि ये तो हमें ज्ञात हो गया कि ये 24 हो गया। और ये जो होगा ये क्या होगा, चौथाई। बड़े वाले का क्या होगा, 1/4। 1/4 होगा, इसका मतलब कि जितने भी त्रिभुज अंदर बनते जाएंगे वह 1 4 1 4 1 4
क्या होगा, 1/4 होते जाएंगे, 1/4 होते जाएंगे, 1/4 होते जाएंगे। इसका मतलब कि आर क्या हो गया, 1/4 हो गया। आर क्या हो गया, 1/4 हो गया। यहीं बस फार्मूला पर रख देते, ये फार्मूला पे जो रखे हैं यहाँ, ये क्या हो जाता है, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दिया है, समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाता है। यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जाती है। तो इस प्रकार बने त्रिभुज के कुल परिमाप ज्ञात कीजिए। बड़े त्रिभुज की भुजा का मान 24 इकाई हो। इसमें क्या कर रहा है, परिमाप कह रहा है, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है। क्षेत्रफल 1/4 होता है, परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। ये देखते हैं, समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी और सी। अब क्या कह रहा है कि यही मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है। ये बड़े वाले त्रिभुज का ये भुजा क्या है, 24 सेमी। तो 24 सेमी है, तो इसका मतलब कि ये भी 24 सेमी होगा, ये भी 24 सेमी होगा। क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब सभी भुजा बराबर। ठीक है, ये हो गया, मतलब ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। इतना तो बात समझ में आ गई। अब कह क्या रहा है कि उनके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया गया है और एक त्रिभुज बनाया जा रहा है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया है। इस त्रिभुज को हम नाम दे दे रहे हैं डी ई और एफ। इतनी बात तो समझ में आ गई। अभी हमने परिमेय बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में उसके शेष दोनों, मतलब इसको छोड़ के, मतलब इस भुजा को छोड़ के जो शेष दो भुजाएं हैं उनके अगर मध्य बिंदु को मिलाया जाएगा, अगर मध्य बिंदु को मिलाया जाएगा, अगर उन भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाएगा, तो जो रेखा होगी, यही तो रेखा मिलाया जा रहा है, तो यही तो रेखा है। यह क्या होगा, शेष जो भुजा है उसकी आधी होगी, अर्थात ये क्या होगा, जो डी एफ होगा वो बीसी का क्या होगा, आधा होगा। इसका मतलब ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। ये क्या है, हमारा परिमेय है। तो जब 12 हो जाएगा, इसके बाद ये 24 है, तो ये भी क्या होगा, 12 होगा। ये भी 24 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब अंदर वाले त्रिभुज का मतलब डी ई एफ जो त्रिभुज बन रहा है, इसका भी हमने माप ज्ञात कर लिया सभी भुजाओं का। ये भी क्या है, ये भी देख रहे हैं, तो यह समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए कह रहा है क्या, परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप, परि मतलब बाहरी होता है। क्या होता है, बाहरी। माप मतलब नापना। जो बाहरी माप होती है उसी को परिमाप कहते हैं। अब किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा परिमाप हो जाता है। तो परिमाप, बाहरी माप, ये 24 है, ये 24 है, ये 24 है। 24 + 24 + 24, ये किसका निकल गया, ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकल गया।
24 प्लस 24 प्लस 24, ये क्या हो गया, ये 72 हो गया। अब छोटे वाला का त्रिभुज का निकाल लें, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12 प्लस 12, तीनों भुजाओं को जोड़ दिए, ये क्या हो गया 36। इसका मतलब एक 72 होगा, एक दूसरा भुजा 36 होगा, फिर इसी तरह घटते घटते ये घटते घटते ये कितना तक जाएगा, तो ये कह ही रहा है कि अनंत अनंत बार दोहराई जा रही है, अनंत तक आ गया। अब देखिए ये तो हमें ज्ञात हो गया है, ये क्या है 72 है। आर निकालते हैं तो ये 36 बटा में क्या हो जाएगा 72, 36 दुना 72 अर्थात 1 बटा क्या हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा 2। अब क्या निकालना है हमें, अनंत पदों का योग निकालना है, तो डायरेक्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 72 बटा में 1 माइनस आर, आर के स्थान पर 1 बटा 2, 1 बटा 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बटा 2 ही हो जाएगा। तो ये 72 बटा में 1 बटा में 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 72 गुना कितना हो जाएगा 144, ये हमारा क्या आ जाएगा 144 इकाई। ये इकाई क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो माप है वो मीटर है कि सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर ना देकर ये क्या दिया है यहाँ इकाई दिया है, इसीलिए ये माप में क्या आ रहा है इकाई आ रहा है। अगर मीटर रहता, यहाँ मीटर रहता तो मीटर आता, 144 इकाई, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीछे आपको बता दिया गया है, अब इसे सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का सवाल आपको बता दिया गया है, ये यन है, यन को पहले हटा देते हैं, जब ये क्या है गुणा में घात जुड़ती है तो घात को पहले जोड़ देते हैं, जोड़िए घात 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 8 प्लस डॉट 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 डॉट, ये जब पद अनंत तक है तो ये घात भी कितना तक जाएगी, ये घात भी अनंत तक जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, ये दे दिया हमारा 1 बटा 2, आर निकाल लेते हैं 1 बटा 4 बटा 1 बटा 2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बटा में 4, ये क्या हो जाएगा 1 बटा 2। इसका मतलब 1 बटा 2 आ गया आर। हमें क्या ज्ञात करना है, अनंत पदों का पहले योग ज्ञात कर लेते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा ए बटा में 1 माइनस आर है, ए का मान कितना हो गया, ए का मान आप कहेंगे कि हो गया 1 बटा 2, आर का मान 1 माइनस 1 बटा 2, ये क्या हो जाएगा आप कहेंगे कि 1 बटा 2 अब बटा में 1 बटा में 2, 1 बटा 2 1 बटा 2 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, योग तो आ गया 1। अब गुणा में घात जुड़ता है तो इसका मतलब कि जोड़ दिए तो हमारा आ गया 1, अब घात पर लगा देते हैं तो यन पर कितना हो जाएगा, यन पर 1 घात हो जाएगा। जब यन पर 1 घात हो जाएगा तो देखिए ये विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कर रहा है जीपी के अनंत पदों का योग 32 है, अनंत पदों का योग क्या है 32 है, जिसका सर्व अनुपात 1 से कम है, ये सर्व अनुपात 1 से कम है, तभी अनंत पदों का योग निकाला जा सकता है। अभी बताए थे ना आपको कि हमेशा सर्वांतर क्या होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा अनंत पदों का योग ज्ञात होगा। इससे इसके प्रथम 2 पदों का योग 24 हो तो तीसरे पद ज्ञात कीजिए।
अब देखिए ये क्या है, हम मान लेते हैं कि प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है और सर्वांतर मान लेते हैं, सर्वानुपात मान लेते हैं, सर्व अनुपात मान लेते हैं आर। प्रथम पद ए है और सर्वांतर आर मान लेते हैं। तो प्रथम दो पदों का योग, दो पदों का योग क्या हो जाएगा, ए और ए आर, ये तो होता है। ये हो गया प्रथम पद, ये द्वितीय पद, इन्हीं का दोनों का योग कितना दिया है, इन्हीं का योग कह रहा है कि इन्हीं का योग क्या है 24 है, इसे 24 कर देते हैं। ठीक, यहाँ से ए कॉमन लेते हैं, 1 + r हो जाता है, ये हो जाता है हमारा क्या 24। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसी को मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, अनंत पदों का योग 32 है। तो अनंत पदों का योग 32 है, तो मतलब यश अनंत दिया है कितना, इसका है मान 32 है। यश अनंत का फार्मूला क्या होता है, 1/1 - r, और क्या होता है, यही हो गया हमारा 32। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, भाग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए 1 + r भाग करेंगे, ये हो जाएगा 1 - r, ये क्या हो जाएगा 24/32। इतना समझ में आ गया, इसे कैंसिल कर सकते हैं, 8 × 24 8 × 32, ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए ए से ए या क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 1 + r, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 - r, ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए, अब हम जानते हैं ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में होता है ए माइनस बी, ये तो फार्मूला होता है। इसका मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, इसका मतलब कि ए का स्क्वायर माइनस ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 हो गया। अब एक इधर आएगा, इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, -r, 3/4 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 एकम 4, 4 एकम 4, -4 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा -1/, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये माइनस आर स्क्वायर है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 1/4, ये क्या हो जाएगा आर बराबर निकल गया हमारा 1/, आर बराबर क्या निकल गया, आर बराबर निकल गया 1/2। अब पूछा क्या है प्रश्न में, ये प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद क्या करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। अब देखिए, तीसरा पद क्या हो जाएगा, यही तो तीसरा पद निकालते हैं, तो तीसरा पद
ए ए आर पर 3 घात हो जाएगा, दो घात, ये क्या हो जाएगा, तीसरा पद के लिए ए पर ए आर पर 2 घात हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या हमें चाहिए, हमें इसके लिए चाहिए कि हमारा ए का भी मान ज्ञात हो। तो बस हमने किसका मान ज्ञात किया है, आर का मान कर लिया है 1/2। अब किसी भी समीकरण में, रख दीजिए मान। तो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं मान। समीकरण 1 में ये देखिए, समीकरण 1 में आर बराबर 1/2 रखने पर ये क्या है, ए 1 प्लस 1/2 बराबर 24। ए बराबर ये क्या होगा, 2 एकम 2 1 3, 3/2 हो गया, बराबर ये क्या हो गया 24। तो यहाँ ए का मान निकालेंगे, जब हम यहाँ ए का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर ये तो गुणा हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा। तो 24 पर ये क्या हो जाएगा 2/3, ये 8, 8 दूना के कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16। ए का मान कितना निकल गया, ए का मान निकल गया 16 और आर का मान निकल गया 1/2। तो पूछा है हमसे क्या, हमसे पूछा है तृतीय पद, क्या पूछा है, T3 पूछा है। तृतीय पद का मतलब क्या हो गया, प्रथम पद ए पर n-1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए तीसरा पद है तो 3-1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो फार्मूला हो गया, रुक जाइए, ये क्या हो गया अपना फार्मूला हो गया, n पद का मान। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है तृतीय पद, हमसे क्या पूछ रहा है, तृतीय पद। तो यहाँ 3 करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ए ये आर पर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो गया 16, आर का मान हो गया क्या 1/4 का, सॉरी 1/2 का वर्ग। ये क्या करेंगे, ये 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो तृतीय पद कितना आ गया 4। आइए विकल्प देखते हैं, विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य। आइए पहले देख लेते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य, समांतर माध्य का अगर A1 A2 A3 अगर डॉट डॉट डॉट, अगर AN मतलब टोटल n पद हैं, ए से लेके n तक पद हैं, तो उसका समांतर माध्य AM से लिखते हैं, समांतर माध्य को AM से लिखते हैं। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3
प्लस डॉट डॉट कितना एन, अब बटा में जितने पद हैं, तो कितने पद हैं, तो एन तक है तो एन पद है, तो बटा में एन। यही क्या होता है हमारा समांतर माध्य का क्या होता है, फार्मूला होता है। समांतर माध्य का क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब गुणोत्तर माध्य, अगर गुणोत्तर माध्य पूछे, गुणोत्तर माध्य का क्या होता है, यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट an पद हैं, तो गुणोत्तर माध्य बराबर को जी एम से लिखते हैं। ये होता है A1 A1 गुणे A2 गुणे A3 गुणे डॉट 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 an पर 1/n घात। ये तो रही बहुत बड़ी संख्या रहेगी। तब अगर इसमें केवल दो संख्या रहेगी तो इसका मतलब ए और बी दो संख्याएं हैं, तो ए प्लस बी दोनों को जोड़कर जितनी संख्याएं एक और दो, ये दो संख्याएं दो, ये दो संख्याओं का ये क्या हो गया, समांतर माध्य हो गया। दो संख्याओं का ये क्या हो गया, समांतर माध्य। इस बार दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालेंगे, जीएम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए गुणे बी पर घात कितना, तो घात है 1/n, तो एक और एक दो, 1 में, अर्थात इसे लिख सकते हैं करने में ए बी। ठीक है, तो ये क्या है, ये दो पदों का है, ये भी दो पदों का है। ये पदों की संख्या ज्यादा रहेगी तब के लिए है, ये ज्यादा रहेगी तब। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछ रहा है क्या, 20 23 26 29 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अभी समांतर माध्य एम पूछ रहा है, तो क्या होता है, कुल पदों का योग कर दें, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या कितने पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, ये चार पद, तो कुल पदों की संख्या हो गई हमारा चार। ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 98, 98 बटा में चार, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, 49 बटा में दो, ये कटेगा, अब नहीं कटेगा। अब देखिए कोई विकल्प, विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या पूछ रहा है, 3 9 27 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। अभी गुणोत्तर माध्य के लिए हम बताए हैं, जीएम के लिए बताए हैं, क्या करेंगे, 3 गुणे 9 गुणे क्या करेंगे 27, इस पर कितना घात है, ये कितने पद हैं, एक दो तीन, उतने 1 में, एक बटे में तीन, अर्थात ये क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। ये देखिए ये निकालेंगे, तीन, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 9 को, 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 अगर 1/3 है, 1/3 अगर घात है तो इसका मतलब कि घनमूल है, तो तीन तीन का पेयर बनेगा, तो देखिए तीन, एक पेयर निकल गए, एक पेयर ये निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो टोटल क्या हो गया, 9 हो गया। तो इसका मतलब इसका गुणोत्तर माध्य कितना हो गया, 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 1 2 3 4 5 5 पद हैं। 2 4 8 16 32 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। वही साधारण रूल। 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 गुणे 32। कितने पद हैं? 5 पद हैं। इसका मतलब 1/5। अब क्या करेंगे? अब बनाएंगे 5-5 का पेयर। 2 8 को लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना के 8। ठीक। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। ये तो 32 तो 1/5, 2 का 1/5 ही होता है ना। अगर 32 को लिखेंगे, 32 को पर 1/5 घात का मतलब 1/32 क्या होता है? 2 पर 5 घात होता ही है। 2 5 घात होता है। 1/5 है तो 5 से 5 ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये तो सीधा-सीधा 2 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, इसको 32 ही लिख देते हैं। ठीक है? अब इस पर क्या है? 1/5 घात है। 5-5 का पेयर बनाइए। 1 2 3 4 5 ये एक पेयर बन गया। 1 2 3 4 5 ये एक पेयर बन गया और एक पेयर 32 का बन गया। एक पेयर निकाल देते हैं। 2 ये एक पेयर बन रहा है तो इसको निकाल देते हैं। एक पेयर इसका बन रहा है तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं। 2 दूना 4 दूना के कितना हो गया? अतः विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीपी 32 4 8 यन और 2 तथा इसका जीएम मतलब कि गुणोत्तर माध्य 8 हो तो यन का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही बात, तो क्या करेंगे? 32 गुणे 4 गुणे 8 गुणे यन गुणे 2। ये कितने पद हैं यहाँ? 1 2 3 4 5। 1 बटा ये क्या हो जाएगा? 1/5। ये हमारा कितना है गुणोत्तर माध्य? 8 है। ये हमारा हो गया गुणोत्तर माध्य बराबर 8। ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे, अब देखिए यहाँ जब 1/5 है, जब इधर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 घात हो जाएगा। अगर बटे में रहता है तो ये क्या हो जाए? अगर इधर बटे में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घात के रूप में हो जाएगा, बटा हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 32 गुणे 4 गुणे 8 गुणे n गुणे 2 बराबर ये क्या हो जाएगा? 8 पर 5 घात। ठीक है। अब देखिए बत्तीस गुणे 4, ये देखिए 4 दूना के क्या कर देते हैं? गुणा करके 4 दूना के 8 कर देते हैं। ये 8 पहले से है और गुणे n, ये 5 घात का मतलब ये तो होता है। अब देखिए 2 से 2 ये क्या हो जाएगा? इधर से कैंसिल हो जाएगा। और जो कि 32 4 दूना के 8 n बराबर कितना हो गया? n बराबर हमारा क्या हो गया? 16 हो गया। ये विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है यदि दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 हैं तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। a b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः
10 तथा 8 है। तो हम तो एक तो विकल्प से कर सकते हैं, एक तो इसको विकल्प से लगा सकते हैं। समांतर माध्य ए और बी के बीच बीच समांतर माध्य माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है। तो ए और बी यही तो संख्याएं हैं। तो अगर इनका हम क्या करें, समांतर माध्य निकालें, तो 16 4 ये क्या होगा 20, यही तो होता है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस बी बटा में 2, ए प्लस बी बटा में 2। तो यहाँ 16 4 20, 20 का आधा करेंगे 10, इसका मतलब ये समांतर माध्य आ रहा है। यहाँ करें 15 5 20, 20 का आधा 10, ये भी आ रहा है। यहाँ ये नहीं आएगा 10, 12 8 20, 20 का आधा 10, इसका मतलब कि तीन विकल्प में क्या आ रहे हैं, तीन विकल्प में 10 10 आ रहे हैं। अब गुणोत्तर माध्य निकाल लेते हैं। गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, ए गुणे बी, ए गुणे बी, वो भी क्या करनी में, करनी में ए बी, यही तो होता है। ये क्या है, करनी में 4 गुणे 16, 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8। अच्छा, ये क्या आ रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है, अतः हमारा ये क्या होगा, विकल्प नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। 15 5 75, 75 का वर्गमूल 8 होगा नहीं। इसको देखते हैं, बराबर 8 है, ये भी नहीं होगा। ये पूर्ण वर्ग तो निकलेगा ही नहीं। 96 96 क्या होगा, वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब कि ये भी विकल्प क्या होगा, नहीं होगा। ये विकल्प हो ही नहीं सकता है, ये विकल्प हो ही नहीं सकता है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।